हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, आज की चर्चा में हम लोग बातचीत करने वाले हैं कि कल उत्तर प्रदेश के हाथरस में जिस तरीके से भगदड़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई एक सत्संग के बाद, आखिर क्यों ऐसा हुआ, किस वजह से ऐसा हुआ, ये जानना जरूरी है। और साथ ही ये भी जानना जरूरी है कि ऐसी भगदड़ जैसी स्थितियों को कैसे कंट्रोल में किया जाए, क्या कुछ ऐसा किया जाए ताकि इस तरीके से जो दुर्घटनाएं होती हैं उन पर लगाम लगाई जा सके। लेकिन पहली बात हम लोग ये समझेंगे कि आखिर ये सत्संग कहाँ पर हो रहा था और क्यों इस तरीके से भगदड़ हुआ। दोस्तों, सामने आप एक व्यक्ति की तस्वीर देख रहे हैं। ये जो व्यक्ति हैं ये अपने आप को भोले बाबा कहलाते हैं और इन्हीं के सत्संग में 2.5 लाख से भी ज़्यादा लोग उपस्थित हुए थे। अनुमान किया गया था कि 80,000 लोग आएंगे। जो इनकी सत्संग कमेटी थी उसने प्रशासन को यही सूचना दी, लेकिन अनुमान से कहीं ज़्यादा लोग इस सत्संग में आए। इसके बाद हुआ क्या? उसके बाद जब ये जो भोले बाबा जी हैं ये वापस जा रहे थे तो इनका दर्शन करने के लिए, इनका पैर छूने के लिए भारी संख्या में लोग इनकी तरफ जाने लगे। और जिस रास्ते से लोग जा रहे थे वहाँ पर आसपास के नाले से पानी बहकर आ रहा था, वहाँ पर कीचड़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी और इसी के कारण लोग फिसलने लगे। भारी संख्या में तो लोग थे ही, फिसलने के कारण एक पर एक लोग गिरते चले गए और ऐसे में ही भगदड़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। लेकिन यहाँ पर दो जो आरोप हैं वो आरोप इनके ऊपर लग रहे हैं। पहला आरोप तो ये कि आपने गलत अनुमान कैसे लगाया। आपने अनुमान लगाया 80,000, आ गए 2.5 लाख, तो यानी कि कहीं ना कहीं आपका अनुमान गलत था। दूसरा आरोप ये कि आखिर आपने इस भीड़ को प्रबंधित करने के लिए, इनकी व्यवस्था करने के लिए क्या उपाय किए थे, क्या आपके पास में संसाधन थे, और यदि संसाधन नहीं थे तो आपने इतनी बड़ी भीड़ कैसे जुटाई, क्यों जुटाई। तो इसी के कारण यह जो विषय है अपने आप में गंभीर हो जाता है। हालांकि जानते हो, जानकारी ये मिल रही है कि इस दुर्घटना के बाद ये जो भोले बाबा जी हैं ये कहीं गायब हो गए हैं, इनका पता नहीं लग सका है, लेकिन पुलिस इनकी खोजबीन कर रही है। इसके अलावा एक सूचना मैं आपको और दे दूं कि उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जो भी लोग इस पूरे मामले से जुड़े हुए थे, इस घटना से जुड़े हुए थे, जो भी लोग इस सत्संग में गए हुए थे या फिर जो भी ऐसी गतिविधियां हैं, तो प्रियजनों के बारे में पूछताछ करने के लिए विभिन्न शहरों के हेल्पलाइन नंबर सरकार ने जारी किए हैं। ये हेल्पलाइन नंबर मैंने भी यहाँ पर मेंशन कर दिया है। तो इन हेल्पलाइन नंबर्स के माध्यम से जो भी वाजिब सूचना है वो ली जा सकती। इसके अलावा भारत सरकार के स्तर पर भी, चूंकि प्रधानमंत्री महोदय ने भी इस दुर्घटना को देखते हुए शोक जताया है और साथ ही उन्होंने कुछ मुआवजा राशि की भी घोषणा की है। जैसे कि जो भी लोग इस घटना में मारे गए हैं उनके लिए 2 लाख रुपए की मुआवजा राशि और साथ ही जो लोग इस दुर्घटना में घायल हुए हैं उनके लिए 50,000 रुपए की मुआवजा राशि की घोषणा की गई है। तो यहाँ तक तो हम लोगों ने ये समझा कि आखिर ये भगदड़ क्यों हुआ, किस कारण से हुआ और क्या कुछ गतिविधियां वर्तमान में एट प्रेजेंट दिख रही हैं। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बातचीत करें। देखो, होता यह है कि भगदड़ जैसी स्थिति ऐसा नहीं है कि पहली बार हुई है, बल्कि भारत या फिर भारत के बाहर हम लोगों ने पहले भी ऐसे उदाहरण देखे हैं जहां पर भारी संख्या में भीड़ उपस्थित हुई और अचानक से कोई वजह बन गई और भगदड़ हो गया। ये तो कॉमन सेंस है ना कि जहां पर भीड़ ज्यादा होगी वहां पर कुछ भी यदि प्लस माइनस हुआ, कुछ भी यदि गड़बड़ हुई तो फिर भगदड़ मच सकती है। दोस्तों, आपको शायद ध्यान में हो कि गुजरात में मोरबी सेतु के टूटने के बाद भी कुछ ऐसी ही स्थिति देखी गई थी। कुछ ऐसी ही स्थिति तब देखी गई थी कि जब 2013 में कुंभ मेला इलाहाबाद में आयोजित हो रहा था, तत्कालीन इलाहाबाद, आज का प्रयागराज, और वहां पर इलाहाबाद रेलवे स्टेशन के आसपास में एक रास्ता था, वहां पर कुछ क्रैक हुआ, कुछ टूट गया और उसके बाद वहां पर भगदड़ जैसी स्थिति। इसके अलावा सऊदी अरब में 2015 में हज यात्री अलग अलग देशों से गए हुए थे, भारत से भी कुछ लोग गए हुए थे और वहां पर भी
कुछ भगदड़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई और कई सारे लोगों को अपनी जान देनी पड़ी। तो यहां पर यह विचार करना जरूरी है कि आखिर भगदड़ क्यों उत्पन्न हो जाती है। आखिर भीड़ को कंट्रोल करने की व्यवस्था वहां के शासन प्रशासन और जो भी आयोजन समिति होती है क्यों नहीं करती? क्यों वो अनुमान नहीं लगा पाती है कि आखिर इस तरीके की परिस्थितियों को पनपने ही ना दिया जाए, है ना? ये तमाम सवाल उठते हैं, उभरते हैं, इसको समझना जरूरी है। और चूंकि आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो आपके लिए तो और अधिक निहायत जरूरी है। जीएस के पेपर 3 में दोस्तों ध्यान रखिएगा, डिजास्टर मैनेजमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के तौर पर आता है। और जहां तक हम लोग बात कर रहे हैं इस तरीके से भगदड़ के उत्पन्न होने की, ध्यान रखिएगा कि ये जो भगदड़ है ये एनडीएमए के द्वारा एक मानव जनित भगदड़ या फिर मानव जनित जो डिजास्टर है उस रूप में इसको इंगित किया गया है ना? मानव जनित आपदा, ठीक है जी। और इस तरीके से जो ये भगदड़ है इसको हम थोड़ा कैटेगराइज करें तो फिर आप और विस्तार से इसको समझ सकते हैं। कैटेगराइजेशन के अंतर्गत पहला जो कैटेगराइजेशन है वो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। धार्मिक स्थल पर भगदड़ जैसी स्थिति आए दिनों हमने देखी है। मैंने खुद साक्षात ऐसी भीड़ जैसी स्थिति को अनुभव किया है और निश्चित तौर पर आपने भी अनुभव किया होगा। आप जन्माष्टमी के समय में वृंदावन चले जाइए, आप यदि कभी तिरुपति बालाजी गए होंगे या कभी आप जाएंगे तो आप देखें, है ना, भारी भीड़ उमड़ती है। और ये तो एक बहुत ही सामान्य से उदाहरण है। केरल में सबरीमाला मंदिर का नाम आपने सुना होगा, वहां पर भी एक बार कुछ ऐसी ही भगदड़ जैसी स्थिति, है ना। तो मैं ये नहीं कहता हूं कि हमें धार्मिक स्थलों की यात्रा करनी ही नहीं चाहिए, है ना, ये कैसे कहा जा सकता, लेकिन यह जरूरी है समझना कि जहां पर भी धार्मिक स्थलों पर या फिर धार्मिक सत्संग वगैरह का आयोजन किया जाता है, जैसे कि हाथरस में हम लोगों ने देखा, जहां पर भी ऐसी स्थितियां हैं, है ना, वहां पर पहले से ही आयोजन समिति को मॉनिटरिंग करने की जरूरत है। वहां पर पहले से ही यह व्यवस्था करने की जरूरत है कि भीड़ ज्यादा हो सकती है, ज्यादा हो जाएगी, तो फिर ऐसे में हम क्या कुछ विकल्प रखें अपने पास में ताकि इस भीड़ को डिस्पर्स किया जाए। जब हम इसे थोड़ा सा अलग थलग करेंगे, थोड़ा सा हम इसको डायरेक्शन देंगे, तो फिर भगदड़ जैसी स्थिति को कंट्रोल किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो पहला वर्गीकरण है दोस्तों, धार्मिक स्थल के आधार पर किया जा सकता है। दूसरा वर्गीकरण रेलवे स्टेशन जैसी जो जगहें हैं वहां पर भी भीड़ उत्पन्न होती है ना। आपने यदि कभी परीक्षा के दौरान में देखा होगा तो लाखों की संख्या में विद्यार्थी रेलवे स्टेशन पर मौजूद हो जाते हैं। निश्चित तौर पर आपने अनुभव किया होगा, है ना। परीक्षा देकर लौटते समय, परीक्षा देने जाते समय लाखों की संख्या में विद्यार्थी एक प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं, ट्रेन आ रही है ना। और मान लो कि कुछ ऊंच नीच हो जाए, कुछ भी यदि गड़बड़ी हो जाए तो आप कल्पना नहीं कर सकते कि क्या होगा, है ना। तो ये रेलवे स्टेशन जैसी स्थितियां भी, रेलवे स्टेशन जैसी जगहें भी भगदड़ के एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्लेसेस के तौर पर इंगित किए जा सकते। इनके अलावा मान लीजिए कि कहीं पर कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल इवेंट आयोजित किया जा रहा है या फिर कोई स्पोर्ट्स इवेंट आयोजित किया जा रहा है, मान लीजिए कि कहीं पर कोई बहुत बड़ा फंक्शन आयोजित किया जा रहा है। ऐसे में भी ये ध्यान रखने की जरूरत है कि इस तरीके के इवेंट को सही तरीके से ऑर्गेनाइज करने के लिए भीड़ को नियंत्रित करने की व्यवस्था होनी चाहिए, है ना। आप सभी ने ये अनुभव किया होगा कि मान लीजिए कि कहीं पर कोई बहुत बड़ा आयोजन हो रहा है, कोई भी आयोजन हो रहा है, मैं कोई विशेष आयोजन की बात नहीं कर, कोई भी आयोजन हो रहा है ना। अचानक से कोई घोषणा की गई कि अमुक अभिनेता आ रहे हैं, अमुक अधिकारी आ रहे हैं या फिर अमुक राजनेता आ रहे हैं। आप कॉमन सेंस से समझ सकते हैं कि आम जनता में ऐसे महत्वपूर्ण लोगों के दर्शन करने के लिए, उनको देखने के लिए जो उत्कंठा है, जो उत्सुकता है, वह बढ़ जाती है। अचानक से जो भीड़ है वह खड़ी हो जाती है, वो आगे बढ़ना चाहती है, उनको देखना चाहती है, एक नजर देखना चाहती है। और मान लीजिए कि यदि ऊंच नीच हो जाए तो फिर जिम्मेदारी किसके पास हो? भाई आम जनता तो आम जनता है ना। वो तो बेचारी कहीं से भी कैसे भी वो आ गई है थोड़ा सा यहाँ पर, और देन फिर वो चाह रही है कि हम इसका भी लाभ उठा लें।
मान लीजिए कि कहीं पर कुछ अचानक से घोषणा कर दी गई कि मिठाइयां बंटनी शुरू कर दी गई, है ना, कपड़े बांटना शुरू कर दिए गए, तो आम जनता है साहब, है ना, एक के बाद एक लोग वहां पर जाने की कोशिश करेंगे, जाना चाहेंगे, है ना, कि भाई चलो हम भी ले लें। एक तो सामान्य प्रकृति है हम सबकी। और ऐसे में मान लीजिए कि कुछ भी यदि दाएं बाएं हुआ, भगदड़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई, तो फिर क्या हमारे पास में विकल्प? ये भी तो विचार करना होगा, ये भी तो समझना होगा, आया ना। तो यहां पर इसी चीज को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि ऐसे में भीड़ प्रबंधन यानी कि क्राउड मैनेजमेंट को NDMA यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसे हम लोग राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भी कहते हैं, उसने ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए कम से कम 3 स्टेजेस बताए। पहली जो स्थिति है वो तो ये होनी चाहिए कि साहब आपके पास में पूर्व तैयारी होनी चाहिए। हम पहले से ही इस तरीके से प्रिपरेशन रखें कि ऐसी भगदड़ जैसी स्थिति उत्पन्न ही न होने दें। इसके अलावा हमें यह भी ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए कि मान लीजिए दुर्भाग्य से ऐसी स्थिति उत्पन्न हो ही गई, तो फिर हमारे पास में कुछ अल्टरनेटिव होना चाहिए, विकल्प होने चाहिए, कुछ इमरजेंसी एग्जिट होने चाहिए, कुछ वैकल्पिक रास्ते होने चाहिए, जिसके जरिए हम भीड़ को डिस्पर्स कर सकें और इस विपरीत स्थिति को हम कंट्रोल में ला सकें, है ना। इससे भी ऊपर ये कि मान लीजिए कि दुर्घटना हो ही गई, मान लीजिए कि भगदड़ मच ही गई, तो फिर हमारे पास में पहले से ही इस तरीके की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि हम कम से कम नुकसान की स्थिति में रहें। यानी कि दुर्घटना के पहले, दुर्घटना की स्थिति में और दुर्घटना के बाद की तैयारी हर एक आयोजन कर्मियों को होनी चाहिए, हर एक आयोजन समितियों के पास में होनी चाहिए, है ना। जिसने भी इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, जो भी इस तरीके से कार्यक्रम आयोजित करने वाला है, उसे इन बातों पर जरूर गौर करना चाहिए और साथ ही उसका कोऑर्डिनेशन प्रशासन से, पुलिस महकमे से जरूर होना चाहिए, है ना, ताकि सब मिलजुल करके एक बेहतर जो इवेंट है वो ऑर्गेनाइज कराने में सफल हो सकें। अब यहाँ पर बात आती है कि आखिर क्या कुछ करने की दरकार है, किन चीज़ों पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। तो NDMA के द्वारा कुछ जो सुझाव दिए गए हैं उसे अपनाया जा सकता है, जैसे कि वॉच टावर की स्थापना। जहां पर भी इस तरीके का आयोजन किया जा रहा है तो वहां पर इर्द गिर्द में ऊंचे कुछ वॉच टावर लगाए जाएं ताकि मॉनिटरिंग सही तरीके से की जा सके। CCTV निगरानी की व्यवस्था सटीक तरीके से हो सके ताकि ये पता चले कि कहाँ पर भीड़ ज़्यादा इकट्ठी हो रही है, कहाँ पर भीड़ कम इकट्ठी हो रही है, कहाँ पर रास्ता मिल सकता है, कहाँ पर लोगों को कहा जा सकता है कि आप इधर नहीं जाइए, इधर जाइए, है ना। तो ये जो व्यवस्था है वो होनी चाहिए। छोटे आकार के ड्रोन का इस्तेमाल किया जाना चाहिए ताकि एक एक्सेस मिल सके, भीड़ की स्थिति को सही तरीके से अनुमानित किया जा सके, है ना, और देन उसके अकॉर्डिंग व्यवस्था की जा सके। साथ ही सर्पीली बैरिकेडिंग जैसी व्यवस्था हम कर सकते हैं। मान लीजिए कि कहीं पर बहुत अधिक भीड़ हो गई, है ना, एक के ऊपर एक लोग लदे जा रहे हैं, तो ऐसे में इस व्यवस्था को यदि हम अपनाते हैं तो फिर जो लाइन है, जो कतारें हैं, वो थोड़ी सी डिस्पर्स हो सकती हैं और भगदड़ जैसी संभावना को रोका जा सकता है ना। इसके अलावा कि वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था होनी चाहिए, इमरजेंसी एग्जिट की व्यवस्था होनी चाहिए, है ना। इसके अलावा NDMA के द्वारा यहाँ तक सुझाव दिया गया है कि मान लीजिए कि जो भी लोग भीड़ में शामिल हैं और मान लीजिए कि भगदड़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई, तो फिर ऐसे में लोगों को बहुत अधिक पैनिक क्रिएट नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा शांत होना चाहिए और जिस दिशा में भीड़ जा रही है उसी दिशा में आगे बढ़ना चाहिए और अपने दोनों हाथों को इस तरीके से बांधते हुए और अपने सीने को बजाते हुए और देन फिर आगे बढ़ना चाहिए ताकि उनको चोट न लगे या फिर वो गिर न पाए, है ना। बड़ी अचरज वाली बात तो ये है दोस्तों कि इस तरीके के भगदड़ में जो अधिकांश मौतें होती हैं वो दम घुटने के कारण होती, कुचलने के कारण तो मौतें होती हैं, लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा संख्या दम घुटने के कारण होने वाली मौतों की होती है ना। तो ये तमाम जो विकल्प हैं, इन तमाम विकल्पों को पहले से ही
एड्रेस करने की ज़रूरत है, पहले से ही समझ के उनको अपनाने की ज़रूरत है, ताकि इस तरीके की गतिविधियों को रोका जा सके, है ना। तो ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम सभी जानते हैं कि समय दर समय कभी न कभी कुछ न कुछ हर जगह आयोजन होता ही रहता, अपने देश में ही, चाहे वो किसी पर्वत या पहाड़ी पर, धार्मिक स्थलों पर लोगों की भीड़ जाती है, लोगों का हुजूम जाता है भगवान के दर्शन करने के लिए, देवी देवता के दर्शन करने के लिए, है ना। तो उनको रोका तो नहीं जा सकता, रोका जाना भी नहीं चाहिए। लेकिन जो भी आयोजन करने वाले लोग हैं, जो भी शासन प्रशासन के लोग हैं, उनको अपने स्तर पर व्यवस्था तो करनी होगी, आम जनता को अवेयर तो करना होगा, अनाउंसमेंट की व्यवस्था तो जगह जगह करनी होगी, ताकि लोगों को ये पता चल सके कि नहीं भाई, शासन प्रशासन अपने स्तर पर मॉनिटर कर रही है, उनको इस बात का विश्वास तो हो पाए। मान लीजिए कि कहीं कुछ ऊंच नीच हो जाती है, तो फिर पुलिस प्रशासन और आम प्रशासन हमारे साथ तैयार है, जो आयोजन करने वाले लोग हैं वो हमारे साथ हैं, है ना। तो इस तरीके से जो पैनिक जैसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं, उसको तो मिटिगेट किया जा सकता है। ठीक है जी, तो ये सारी चीजें अपने आप में बहुत अधिक जरूरी। ठीक है, तो आज की चर्चा में हम लोग यहाँ पर समाप्त करते हैं। इसके साथ साथ एक जो और महत्वपूर्ण सूचना है वो मैं आपको देना चाहूँगा। यदि आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, P2I बैच को आप ज्वाइन करना चाहते हैं, प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच के माध्यम से GS की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, तो फिर आप सभी के लिए एक खास ऑफर है। विक्ट्री सेल के माध्यम से आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए मात्र 25,999 रुपये में GS का यह कंप्लीट कोर्स आपको मिल रहा है। आज तक ही यह जो ऑफर है मिल रहा है, इसके बाद इसकी फी बढ़ जाएगी, तो बिना किसी देरी के आप इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं और 8 जुलाई से इस कोर्स को आप कंटिन्यू आगे बढ़ा सकते हैं। लगभग 1000 प्लस घंटे की यह जो तैयारी है आपको करवाई जाएगी। इसके अंतर्गत तमाम सुविधाएं आपको मिल रही हैं, जिसके जरिए आप अपने GS को बेहतर तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस कोर्स में आपका स्वागत है, आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी और टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।